हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मार्केट के वीकली डोज में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जब लास्ट वीक में मैं आपके साथ जुड़ा था तो हम 16,150 के आसपास थे। तो हमने ये बात की थी कि हम 16,200 के आसपास एक बार हमको रुकावट मिल सकती है और 15,200 से 16,200 1000 पॉइंट की रैली भी है तो एक डिप मिलना जरूरी है। हम लोग 15,800 से 16,000 की रेंज में आ सकते हैं और वहां से हम ऊपर खींच देंगे। तो मार्केट आप देखो 15,800 से 16,000 के बीच में आई और 16,900 के आसपास से मार्केट ने ऊपर खींच दिया। और जिस हिसाब से SGX निफ्टी बता रही है हम लोग 16,150 के आसपास ही खुलने वाले हैं। इसका मतलब है पूरा हफ्ता गुजर गया 16,150 से 16,150 हम वहीं के वहीं हैं। अब आगे क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है? क्या हम लोग 15,800 को नीचे की तरफ काटने वाले हैं या हम लोग 16,300 को ऊपर की तरफ काटने वाले हैं? ये एनालिसिस दोस्तों आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग ये एनालिसिस करेंगे कि लास्ट वीक में ऐसे क्या इवेंट्स हुए थे या ऐसे क्या न्यूज फ्लो थे जो हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है, जो हमारी इकोनॉमी को, स्टॉक मार्केट को इन्फ्लुएंस करेंगे। इसके बाद हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, ग्लोबल इंडाइसेस देखेंगे, गोल्ड, सिल्वर, रुपी, डॉलर, क्रूड ऑयल, ये सब एनालिसिस करके आगे की मार्केट की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये ऐसा वीडियो होने वाला है दोस्तों जो बेसिकली एक कंप्लीट पैकेज है। पूरा वीक आपको क्या हुआ वो पता चल जाएगा, आगे की वीक में क्या होगा वो पता चल जाएगा। एक वीडियो देखिए आपका पूरा काम खत्म, पूरा स्टॉक मार्केट से आप अप टू डेट रहोगे। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूज आई थी हमारे सामने वो था कि यूएस में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 9.1% की आई हुई है, जबकि एस्टिमेशन था 8.8% का। तो ये सबसे पहली न्यूज थी। इसकी वजह से आप देखोगे कि यूएस मार्केट ने एक्चुअली थोड़ा सा निगेटिव रिएक्ट किया। 9.1% की जो इन्फ्लेशन रेट है वो यूएस मार्केट के हिसाब से बहुत ज्यादा है, इतना कभी भी होता नहीं है। बट मार्केट रिकवर कर गई क्योंकि बाइडेन साहब ने आके कहा कि ये जो इन्फ्लेशन है ये पीक है, इसके ऊपर हम नहीं देखने वाले। अब जहां तक यूएस की जो इंटरेस्ट रेट है उसकी बात अगर करोगे तो यूएस में जो इंटरेस्ट रेट है वो करीब करीब 1.75% के आसपास है। तो 9.1 की इन्फ्लेशन और 1.75 का इंटरेस्ट रेट, इसका मतलब है करीब करीब 7.5% का मिसमैच है। तो अभी जो 27 जुलाई को जो मीटिंग होने वाली है फेड की, इसमें इंटरेस्ट रेट का हाइक होना जरूरी है। मान के चलिए कि 0.75-1% के आसपास का हाइक हो सकता है क्योंकि इनको मिसमैच को कम करना है। तो इसकी वजह से आपको पता है कि इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम आती है। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट आपके बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ही ग्रोथ कम होती जाती है। इस पर डिटेल में वीडियो मैंने रिसेशन वाला वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूं, उसे आप जरूर चेकआउट कर दीजिए। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है आप समझिए। इसकी वजह से प्रॉब्लम यह है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाएंगे यूएस में वैसे वैसे यूएस का जो एफडी है उसका रिटर्न भी बढ़ता जाएगा क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। और जैसे उसका रिटर्न बढ़ता जाएगा एफआईज अपना पैसा निकालते रहेंगे और वहां पे डालते रहेंगे क्योंकि वहां पे उनको ज्यादा बेनिफिट दिखता रहेगा क्योंकि वहां पे एफडी के रेट बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है नियर टर्म में अगर ये इंटरेस्ट रेट जो बढ़ रहे हैं इसकी वजह से आप समझिए कि एफआईज की सेलिंग चलती रहेगी, बहुत जल्दी रुकने वाली नहीं है। लेकिन वही बात है, इंटेंसिटी भले थोड़ी सी कम हो जाए लेकिन एफआईज की सेलिंग वहां पे चलती रहेगी जब तक कि इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट वहां पे बढ़ रहे हैं। अब जहां तक रिसेशन की बात है, रिसेशन दोस्तों क्या होता है कि रिसेशन किसको बोलते हैं? अगर 2 क्वार्टर में इकोनॉमी अगर निगेटिव हो जाती है तो उसको रिसेशन बोला जाता है। बट अभी इतनी मुझे नहीं लगता दिक्कत है। ये जो भी इन्फ्लेशन और ये इंटरेस्ट रेट का जो मिसमैच है ये मेरे ख्याल से कवर हो जाएगा। एक और न्यूज के हिसाब से आप देख सकते हो कि 2023 के मिड में ऐसे एनालिस्ट लोग बोल रहे हैं कि फेड अपने जो इंटरेस्ट रेट अभी जो बढ़ा रहा है उसको धीरे धीरे कम भी करेगा। इसका मतलब है ये जो भी शॉर्ट टर्म में जो रिएक्शन है मेरे ख्याल से ये सब सेटल हो जाएंगे। जैसे ही सप्लाई प्रॉपर हो जाती है, रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो खत्म हो जाता है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस अगर नॉर्मल हो जाती हैं तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और एनी हाउ हमको तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत है तो छोटी मोटी वो जो दिक्कत है वो यूएस को है। अब इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे सामने वो आई थी वो है आरबीआई ने रुपी में सेटलमेंट करने को अलाउ कर दिया है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब दोस्तों ये कि जब भी हम कुछ ट्रेड लेते हैं, कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ इंपोर्ट करते हैं तो हम लोग हमेशा डॉलर में करते हैं। लेकिन अब आरबीआई ने बोला है कि आप पैसे से, रुपये से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब ये जो रुपी और डॉलर का जो वीकनेस का कनेक्शन है उसका वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूं, उससे पहले चेकआउट कर लीजिए वो कॉन्सेप्ट को, उसके बाद आप ये वीडियो समझ सकते हो अच्छे से। इसका भी क्या मतलब है कि आप जब भी हम लोग कुछ एक्सपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट करेंगे रुपी में करेंगे, ये एक्चुअली बहुत ही पॉजिटिव साइन है। जब हम डॉलर में करते थे तो इसकी वजह से क्या होता था कि डॉलर को बहुत ज्यादा वेटेज मिलता था, हर चीज डॉलर में होती थी। इसकी वजह से उसके अगेंस्ट में हमारी करेंसी हमेशा वीक होती जाती थी। अब अगर आप रुपी में करते हो, जैसे अब ईरान के साथ आपका ट्रेड है,
अब ना ईरान का करेंसी डॉलर है ना हमारा करेंसी डॉलर है, तो क्यों हम रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करें, ईरान को डॉलर दें और वो ईरान डॉलर को अपनी करेंसी में कन्वर्ट करे, इतना घुमा रहे। अब क्या होने वाला है, इंडिया अगर कुछ भी इंपोर्ट करता है ईरान को, जैसे खाने पीने की चीजें हैं, कपड़ा है, सब कुछ ईरान में जो इंपोर्ट होता है वो सीधा सीधा रुपये में इंपोर्ट करेगा, और जो क्रूड ऑयल है ईरान से जो लेता है उसको रुपये में लेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो डॉलर है उसका बीच में जो काम है वो कम हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि धीरे धीरे इंडियन रुपी भी स्ट्रांग होता जाएगा, उसकी वर्ल्ड में रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगी, एज अ रुपी को एक करेंसी के तौर पे पकड़ा जाएगा वर्ल्ड में, और डॉलर की कीमत धीरे धीरे उससे वजह से कम हो जाएगी। तो शॉर्ट टर्म में भले इससे मतलब कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट लॉन्ग टर्म में आप समझिए कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव कदम है, जिसकी वजह से इंडिया आने वाले सालों में एक सुपर पावर बन के जनरेट होगा। बस यही तो प्रॉब्लम है, क्रूड ऑयल अगर आ जाता है हमारे इधर सस्ते में, हमारा करेंसी स्ट्रांग हो जाता है तो बात ही खत्म है, बाकी तो कंजम्पशन प्रोडक्शन सब कुछ हमारे इधर है। हाँ, हालांकि अभी यूएस चाहेगा नहीं, क्योंकि डॉलर में काम हो तो उनके लिए अच्छा है, तो हो सकता है कि कुछ हम जो प्रोडक्ट यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं जैसे आईटी सर्विसेज है, फार्मा है, हो सकता है इस पर थोड़ा सा चल के वो सैंक्शंस वगैरह लगाए, कुछ एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाए, ये सब हो सकता है, बट शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम इंडिया वाले आगे ग्रो करना ही है हमको। और अगर आप देखोगे ये सब चीजें चाइना ऑलरेडी कर चुका है, चाइना में डॉलर में ट्रेड नहीं होता चाइना की करेंसी में ट्रेड होता है। वैसे ही रशिया में आप देखोगे तो उनकी करेंसी में ट्रेड होता है। तो हम लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये कदम की वजह से हमारी जो करेंसी है आने वाले सालों में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, और इसकी वजह से हम लोग बहुत अच्छी ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। एक और जो न्यूज आई थी कि वो है न्यूज रिगार्डिंग टू मेटल सेक्टर, कि गवर्नमेंट ने जो एक्साइज ड्यूटी मेटल पे लगाई हुई है उसको कम करने का या रिड्यूस करने का गवर्नमेंट का इरादा है। आप समझिए कि ये जो न्यूज जब आई थी तब उसके बाद मेटल शेयरों में बहुत बड़ी गिरावट आई थी, और लोगों ने ये क्लेम कर लिया कि मेटल सेक्टर का टॉप लग गया है, अब मेटल सेक्टर वापस नहीं आने वाले। तो ये जो न्यूज है दोस्तों, पहले आप समझिए कि ये एक्चुअली ना गवर्नमेंट जो किया ना वो उनके ही खुद की चीजों पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। एक जगह पे गवर्नमेंट ये बोलती है कि उन्हें पीएलआई स्कीम लानी है, पीएलआई स्कीम लानी है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है, क्योंकि एक्सपोर्ट जब बढ़ेगा तभी डॉलर आएगा हमारे पास और इंडियन रुपी स्ट्रांग हो जाएगा। रुपी डॉलर कनेक्शन भूलना मत, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो चेक कर लेना। तो एक तरीके से आप एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हो, और दूसरी जगह पे आप एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के एक्सपोर्ट को कम कर रहे हो। तो ये तो वहीं पे कॉन्ट्राडिक्ट हो गया था कि जो स्टील प्रोडक्ट है मेटल पे एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया। एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की वजह से ये जो मेटल कंपनी से अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ चुकी है। अब उस एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की वजह से इनकी प्रॉफिट कम हो जाएगी, इसके लिए मेटल शेयरों में मार पड़ी थी। अब गवर्नमेंट ये सोच रही है कि ये जो एक्सपोर्ट ड्यूटी इसको कम किया जाएगा। वो कम करने का रीजन क्या होगा, कम करने की वजह से करना ही है कम, आप समझिए ना, एक तरफ एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ ड्यूटी दी जा रही है। तो गवर्नमेंट ने इस डिसीजन को रीथिंक किया। तो मेरे ख्याल से ये न्यूज भी मेटल सेक्टर के लिए आने वाले सालों में बहुत अच्छी न्यूज बनने वाली है। इसके अलावा आप देखिए कि जितनी मेटल कंपनियां हैं, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, इन सब के कैपेक्स प्लान अनाउंस्ड है। कैपेक्स प्लान कब होते हैं? कैपेक्स प्लान तभी होते हैं जब उनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी बनाने की खत्म हो जाती है और ज्यादा डिमांड आती है, तभी तो कैपेक्स प्लान एक्सपांड हो गए ना। और सिंपल सी बात है, ये जो इकोनॉमिस्ट जो है और टीवी पे टाई सूट पहनने वाले हैं, उनका बोलना है मेटल सेक्टर का टॉप लग गया, ये लग गया। आप मुझे बताइए, उनको ज्यादा समझ आता है कि टाटा स्टील, टाटा साहब को, या फिर जेएसडब्ल्यू स्टील, इनके ओनर को ज्यादा समझ आता है? जब उनका इरादा है कि यहाँ पे अपने को कैपेक्स करना है, कैपेक्स बढ़ाना है ना, क्योंकि वो लोग डिमांड देख रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई पैसा लगाता है तो वो ज्यादा समझदार है, ज्यादा सोच के लगा रहा है। बाकी मेरे तो ख्याल से मेटल सेक्टर में अभी बहुत जान बाकी है, सूनर और लेटर ये सब चीजें मेटल सेक्टर में भी समझ जाएगी। एक और जो न्यूज आई है कि चाइना में लॉकडाउन लगने वाला है। चाइना में नए नए क्राइसिस बनी रहे हैं। एक होम बायर लोग अपने लोन को रिपे नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से ऐसा मसला लग रहा है कि यार वापस के लेमन क्राइसिस ना आ जाए, 2008 जैसा क्राइसिस ना आ जाए, एवरग्रांडे का जो मसला हुआ था वैसा मसला ना आ जाए। चाइना में बहुत कुछ चल रहा है, तो बेसिकली हमारे लिए अच्छा है। आप एक बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको मैं, कि किसी भी इकोनॉमी में तीन चीजें होती हैं। एक चीज होती है जो सबसे आपका जो बेसिक चीज होता है वो होता है एग्रीकल्चर, उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग, और टॉप पे आता है सर्विसेज। इसका मतलब है जो सबसे बेसिक, अभी अगर देखोगे आप तो इंडिया जो है ना वो एग्रीकल्चर के लेवल पे, चाइना मैन्युफैक्चरिंग पे और यूएस सर्विसेज पे। तो बेसिकली हमारी लड़ाई एक्चुअली चाइना के साथ है, हमारी लड़ाई यूएस के साथ है ही नहीं, यूएस सर्विसेज में है। हम लोग क्या चाहते हैं, एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में जाए। तो हमारे लिए बेसिकली चाइना से हमारी लड़ाई है, और चाइना चाहता है वो सर्विसेज में चले जाए। तो चाइना और यूएस की लड़ाई है, इसलिए यूएस हमारे को सपोर्ट करता है, क्योंकि हम उनके रास्ते में नहीं है, उनके रास्ते में चाइना है। अब जितना चाइना में प्रॉब्लम होगा, आप समझिए वो मैन्युफैक्चरिंग का लेवल हम लोग लेने वाले हैं।
ये जो रोज में चाइना में कुछ ना कुछ उल्टी सुल्टी न्यूज आ रही है, कभी कोविड का न्यूज आता है, कभी होम बायर प्रॉब्लम कर रहे हैं, कभी ये क्राइसिस, कभी वो क्राइसिस, गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि भाई आप बहुत सारे ऐसे रूल्स ला दिए कि फॉरेन वाले पैसा अपना बाहर नहीं निकाल सकते, गवर्नमेंट कुछ भी हो रहा है चाइना में। तो ये आप समझिए हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग है और हम वहां पे जाना चाहते हैं, सिंपल सी बात है। क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतने सस्ते लेबर और इतना अच्छा इन्वायरमेंट, वेदर, ये सब कहां मिलेगा आपको पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में? किसी के पास वेदर, किसी के पास लेबर है, किसी के पास पॉपुलेशन है, किसी के पास ये है, किसी के, हमारे पास सब कुछ है। तो हम लोग बहुत अच्छी जगह पे पॉज्ड हैं आने वाली तैयारी करने के लिए। तो ये तो दोस्तों कंप्लीट न्यूज एनालिसिस हो गई जो लास्ट वीक में मुझे मिली, जो मुझे लगा आपके काम आएगी। अब सीधा चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि यहां पे क्या हालात बने हुए हैं मार्केट के। तो ये आपके सामने अब निफ्टी का चार्ट आ चुका है। अब अगर आप देखोगे तो एक्चुअली ये पूरे वीक में बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ है और अभी इसी लेवल के आसपास हम लोग ओपन होने वाले हैं। तो ये जो ऊपर में है, अगर आप देख सकते हो, तो ये अपने एक रेजिस्टेंस का पॉइंट बनता है 16,300 के आसपास, और नीचे में ये जो है अपने लिए सपोर्ट का पॉइंट बन जाता है, मतलब एक रेंज बन जाती है 15,800 से लेकर 16,300 की। जिस भी रेंज में हम लोग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेंगे वहां से अपने को मूवमेंट मिल सकती है। आपको मालूम है, मेरा ये मानना है कि हम लोग ऊपर के साइड ही ब्रेकआउट करने वाले हैं, हम लोग ब्रेकडाउन नहीं करने वाले हैं। और मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे तो ये कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है इस रेंज में, तो बहुत जल्द से जल्द इस मार्केट को 16,800, 700, 800 के आसपास पहुंचना चाहिए। वहां पे फिर एक बार इसको रेजिस्टेंस मिलेगी, हो सकता है वहां पे जाने के बाद फिर एक बार हम लोग को छोटा मोटा डिप मिले, बट उसकी बात बाद में करेंगे, आगे करेंगे। बट एज ऑफ नाउ बाय लुकिंग एट द चार्ट्स, बहुत जल्दी निफ्टी को ये लेवल पे पहुंचना है 16,700, 800 के बीच में। अब बात समझिए कि देखिए इसमें हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो हम ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि निफ्टी कौन से साइड जाएगी, और दूसरा हम ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कब जाएगी। तो इतना एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना, आप बात समझिए कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आइदर यू कैन प्रेडिक्ट द डायरेक्शन और यू कैन प्रेडिक्ट द टाइम, दोनों को मिला के प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। बट मेरे ख्याल से बहुत ही जल्द हम लोग ये लेवल के आसपास आने को तैयार हैं, जो कि मेरा मानना है। और आप अभी मान लीजिए जो 15,800 के आसपास के लेवल हैं, ये मेरे ख्याल से बहुत जल्दी रिटेस्ट नहीं होने वाले हैं और ऊपर हम जाने को तैयार हैं। ये अपना चार्ट है निफ्टी का। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सेम वही बात हो जाती है। ये लेवल के आसपास 34,300 ये जो लेवल है, इसके नीचे बहुत जल्दी हम जाते हुए नहीं दिखते। 34,300 के ऊपर नीचे जाते हुए नहीं दिखते, और बहुत जल्दी ये लेवल के आसपास हम लोग आने को तैयार है 36,200 के आसपास। वहां से फिर एक डिप मिलने को तैयार है, बट वो आगे की बात है। अगर हम देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट का अगर आप हाल देखोगे तो एक बहुत अच्छे जगह से ग्लोबल मार्केट ने एक्चुअली बाउंस किया हुआ है। यहां पे देखिए आप, इन्फ्लेशन का डेटा आ चुका है, उसके बाद भी 9.1% की इन्फ्लेशन। आप समझिए कि यूएस में इमेजिन ही नहीं कर सकते आप, जिस कंट्री की इंटरेस्ट रेट 1.75% है, वहां पे 9.1% का इंटरेस्ट रेट पॉसिबल ही नहीं, आज तक कभी हुआ ही नहीं उनकी हिस्ट्री में। हमारे लिए तो नॉर्मल है 6-7% की इन्फ्लेशन, बट इतना होने के बाद तो आप समझिए मार्केट को क्रैश हो जाना था। लेकिन ये सब चीजें आप समझिए मार्केट ऑलरेडी एंटीसिपेट करती है। आपको सिंपल से एनालिसिस में बताता हूं, मैंने डेटा देखा था कि जिस साल भी रिसेशन आता है ना, रिसेशन मतलब 2 क्वार्टर की जीडीपी अगर निगेटिव हो गई तो उसको रिसेशन बोलते हैं। तो जिस साल रिसेशन आता है ना, उस साल स्टॉक मार्केट का रिटर्न पॉजिटिव होता है। मतलब अगर आप ये मान रहे हो कि 2022 में रिटर्न, अगर आपका रिसेशन है ना, तो 2022 का मार्केट का जो रिटर्न है वो पॉजिटिव है, क्योंकि मार्केट ये सब चीजें बहुत ही एडवांस में फैक्टर इन कर लेता है। ये वेट नहीं करेगा कि भाई सब कुछ ठीक हो उसके बाद हम चलेंगे। अब सिंपल सी बात है, अगर आप समझते हो कि रशिया और ये जो यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है ना, ये इसका पीक होना भी बाकी है, मतलब और वॉर बढ़ सकती है, या ये 9.1% का जो इंटरेस्ट रेट है ये और भी महंगा, ये और बढ़ सकती है, 10%, 11% तक की इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, या ये एफआईएस की जो सेलिंग है 1-2 महीने में 1 लाख करोड़ का, ये और बढ़ सकता है, या क्रूड ऑयल 125 के ऊपर और जा सकता है। अगर आपको ये सब चीजें लगती हैं तो आप समझिए कि मार्केट का बॉटम अभी नहीं लगा हुआ है। 15,200 को हम काट के 14,500, 14,000 पता नहीं, देखेंगे कहां तक जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि इनफ है, 9.1 इज टू मच इन्फ्लेशन फॉर यूएस, 125 इज टू मच फॉर क्रूड ऑयल, और रशिया यूक्रेन में बहुत हो गया, मतलब इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा, तो बस हो गया काम, है ना। अगर ऐसा है तो मार्केट आपको 15,200 के लेवल वापस नहीं दिखाएगी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एडवांस में चीजों को एंटीसिपेट कर दी। ये देखिए 9.1 इन्फ्लेशन पे ये हुआ है ना। हालांकि 9.1 इन्फ्लेशन पे तो भैया मार्केट ने सब खड्डा कर देना चाहिए था जमीन में, बट कुछ नहीं हुआ। एकदम आप देखिए पॉजिटिव तरीके से एक डबल बॉटम बना के एकदम सही जगह पे
डाउ जोन्स ने अपना सपोर्ट लिया हुआ है यूएस के मार्केट ने। अगर आप नैस्डैक भी देखोगे तो भी आप देख सकते हो एक अच्छा सा यहाँ पे असेंडिंग ट्राइंगल बन रहा हुआ है। तो यहाँ पे भी कोई चार्ट में इसके कोई कमी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यूरोपियन कंट्री के भी चार्ट देखते हो तो बहुत अच्छे लेवल से, ये देखिए आप, बहुत अच्छे लेवल से यहाँ पे इन्होंने भी बाउंस दिया हुआ है। सेम सब जगह पे वही हाल है, एक अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से पूरी कंट्रीज ने यहाँ पे बाउंस दिया हुआ है। जो हमारे जो प्रॉब्लम की बात है वो ये है, वो है डॉलर इंडेक्स। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, डॉलर इंडेक्स जब तक बढ़ता रहेगा ये प्रॉब्लम है। दिस इज अ काइंड ऑफ शूटिंग स्टार कैंडल। मुझे ऐसा लगता है ये जो अभी हाई बन चुका है 109 का या 108 का, मुझे लगता है अब ये बहुत जल्दी नहीं टूटने वाला है। ये यहां से डॉलर इंडेक्स वीक होता जाएगा, और जैसे डॉलर इंडेक्स वीक होगा, जो हमारा इंडियन रुपी है वो स्ट्रांग होना चालू हो जाएगा। इंडियन रुपी स्ट्रांग होना मतलब ये बस हो गया, मतलब अब ये मेरे ख्याल से ये इसको ऊपर नहीं काट पाएगा, और मेरे ख्याल से ये इसको ऊपर नहीं काट पाएगा। यहां से इसका भी गिरेगा। जब ये गिरेगा इसका मतलब स्ट्रांग होना है, अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखते हो। और जैसे हमने ऑलरेडी बात की हुई थी कि जो दो सेक्टर हैं वो जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो आपके सेक्टर हैं ऑटो एंड एफएमसीजी। पूरे जुलाई के लिए मैंने इन दो सेक्टर की बात की थी। अब आप देख सकते हो कि काफी अच्छी मूवमेंट ये वीक में भी ऑटो सेक्टर में आई हुई है, और वैसे अगर आप देखोगे एफएमसीजी में भी काफी अच्छी मूवमेंट आई है। इनफैक्ट ये दोनों सेक्टर अभी भी बढ़िया लगते हैं जुलाई के लिए। बाकी जो बहुत ज्यादा पिटे हुए सेक्टर है, अगर आप आईटी सेक्टर की बात करोगे तो ये लेवल के आसपास हो सकता है एक बार आईटी सेक्टर आपको दिख जाए। और ये मैंने लास्ट वीक वीडियो में ही आपको बताया था, क्योंकि टीसीएस के भी रिजल्ट थोड़े से खराब आए हैं, तो हो सकता है थोड़ी बहुत और गिरावट आईटी सेक्टर में हो जाए। और सेम स्टोरी मेटल की भी है, क्योंकि क्या है कि मेटल में भी वही सीन है कि हो सकता है मेटल का तो मुझे लगता है काफी हद तक बेस बन चुका है। मेटल मेरे को नहीं लगता नीचे आएगा, हो सकता है आईटी में थोड़ी गिरावट रहा है, क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स ने अपना टॉप लगा लिया है तो समझ जाइए कि मेटल ने अपना बॉटम लगा लिया है, कोई भी इशू नहीं है। और मेटल कंपनी को लेके मैं बताऊं कि अगर इस लेवल पे भी मेटल के दाम रहते हैं तो बहुत बढ़िया है इन मेटल कंपनियों के लिए, बहुत ज्यादा ये लोग कैश रिच कंपनी है। तो ऑटो और एफएमसीजी अभी भी मेरे टॉप पिक हैं ये मंथ के लिए बचे हुए। बाकी जो पिटे हुए सेक्टर है, आईटी में हो सकता है थोड़ी मोटी गिरावट आ जाए। मेरे ख्याल से मेटल का तो काम हो चुका है, फार्मा यहां से बाउंस लेने को तैयार है, बट फार्मा की करेक्शन मेरे ख्याल से अभी भी बाकी, एक बाउंस लेगा और अच्छी खासी बाउंस लेगा। स्टॉक बहुत ओवरसोल्ड है, लुपिन वगैरह टाइप के स्टॉक 10, 20, 30% का भी बाउंस ले सकते हैं, और फिर उसके बाद उसकी करेक्शन अभी मेरे ख्याल से बाकी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है अपने लिए इंडिया वीक्स, आप देखिए खत्म, कोई डर ही नहीं है। आप देखिए क्या डर है, इंडिया वीक्स गिरे जा रहा है, टूटे जा रहा है, बेचारा 17 पे आ चुका है। एक टाइम पे कहां पे था, सोचिए, ये कोविड का तो छोड़िए, तो ये एक टाइम पे 30 के आसपास 17 पे आ चुका है। और उससे इंपॉर्टेंट है यूएक्स का वीक्स, ये देखिए आप, ये आपको कहां दिखता है कि 9.1% की इन्फ्लेशन है, कोई डर ही नहीं लोगों में। 9.1% की इन्फ्लेशन का कोई डर नहीं है। क्रूड ऑयल है, ये हमारे लिए सबसे बेस्ट है भाई, $100 के आसपास आ चुका है, वहीं यहीं पे सेटल हो जाए तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया बात है क्रूड ऑयल का, अगर ये लेवल पे सेटल हो जाता है तो। ये देखिए, हालांकि एक सपोर्ट के आसपास है, सपोर्ट के आसपास एक हैमर कैंडल बनाया हुआ है, तो हो सकता है एक बार बाउंस ले ले, लेकिन हो जाएगा, कभी ना कभी क्रूड ऑयल सेटल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सो दैट्स इट, ये कंप्लीट एनालिसिस दोस्तों मेरे तरफ से थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको इससे कुछ भी बेनिफिट हुआ है तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन दोस्तों जनरली कोई देता नहीं है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और अगर आप ऐसा कंटेंट मेरे से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको पता चले जब भी मैं वीडियो ऐसा अपलोड करता हूं। और अगर आप ऐसी एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों ऐप का लिंक दिया हुआ है, उसे आप जरूर चेकआउट कीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है स्टॉक मार्केट में काम करने का, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका प्रोफेशनल आपका पैसा मैनेज करे आपके बिहाफ पे, तो आप म्यूचुअल फंड का सहारा ले सकते हो। म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, मेरी गाइडेंस के साथ इन्वेस्ट करना है, अंडर माय एडवाइजरी इन्वेस्ट करना है, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उससे आप चेकआउट कीजिए, लिंक पे साइन अप कीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मेरी तरफ से आपको एक पर्सनल कॉल मिलेगा, मैं आपकी रिक्वायरमेंट समझूंगा, उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे और आगे काम करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट, होप चीजें ठीक हो जाए और हम लोग यहां से तेजी के लिए तैयार हो जाएं। थैंक यू।